Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start a new chapter that is work and energy और ये क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है जिसको हम वन सिंगल वीडियो में फिनिश करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो चैप्टर का नेम क्या है? वर्क, राइट? वर्क करने का मतलब क्या है? हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सपोज आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, है ना? अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, सो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप. वर्क करने का मतलब अगर हम हिंदी में या एक लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो काम करना होता है. बट हम लेमैन टर्म्स में तो पढ़ नहीं रहे इस चैप्टर को, हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम साइंटिफिक टर्म्स में इस चीज़ को सीखेंगे. वर्क करने का मतलब साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. साइंस कहती है कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप दो कंडीशंस को पूरा करोगे. पहली कंडीशन है कोई ना कोई फोर्स ज़रूर अप्लाई हो रही होगी. दूसरी कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट या कोई डिस्टेंस आप कवर कर रहे होगे. ठीक है, अब ये क्या कंडीशंस है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, समझो ध्यान से इस चीज़ को. फोर्स का मतलब क्या है कि कोई फोर्स को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कि कोई किसी भी तरीके का पुश या किसी भी तरीके का पुल, उसे फोर्स कहते हैं. ठीक है, अगर मैं एक पेन से एक कॉपी पर लिख रही हूँ, सो आई एम यूजिंग अ फोर्स. फोर्स की हेल्प से तो लिख रहे हैं, और पेपर की तरफ से एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, तो फोर्स की हेल्प से मैं कॉपी में लिख रही हूँ, तो लग तो रही है फोर्स. बट क्या मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया? क्या मेरी कोई डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट तो मेरी ज़ीरो है ना. मैं एक ही जगह पर बैठ के काम कर रही हूँ, तो मेरा वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा. वर्क डन मेरा तभी होगा जब कोई फोर्स लग रही है, साथ में कोई डिस्टेंस कवर किया है, कोई डिस्प्लेसमेंट अकर हुई है. क्लियर यहाँ तक? अब तो जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं फिनिशिंग अ टास्क, कि हमने कोई टास्क पूरा करा है. बट जब हम वर्क कर रहे हैं तो साइंस की लैंग्वेज में वर्क करने का एक ही मतलब होता है. सबसे पहला, कोई फोर्स आपने अप्लाई करी है, और उसके बाद दूसरा, आपने कोई डिस्टेंस कवर किया है, कोई डिस्प्लेसमेंट अकर हुई है. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं हो रही, सो वर्क इज़ नॉट डन. तो वर्क डन होने का मतलब यही है. ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हो, आप क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख रहे हो, आप उनके आंसर्स लिख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डायग्राम्स की, मैप की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारा जो आप टास्क कर रहे हो इसमें आपने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. यू हैव नॉट मूव्ड अ सिंगल यूनिट, आपने हल्का सा भी मूव नहीं किया. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, दैट्स इट. मैंने कोई मस्कुलर फोर्स नहीं लगाई, है ना? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दो कंडीशंस अगर हमारी पूरी नहीं हो रही, सो वी कैन से दैट वर्क इज नॉट डन. ओके, वर्क डन तभी होगा व्हेन यू आर कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो हम वर्ड, ये जो वर्ड है वर्क, इस वर्क वर्ड को हम बहुत जगह यूज करते हैं. लाइक माई फादर इज वर्किंग एंड माई सिस्टर इज वर्किंग ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट. तो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, बट अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं और हमने कोई डिस्प्लेसमेंट अकर नहीं करी, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, सो वी कैन से कि फोर्स अकर नहीं हो रही है. ओके, इसके बाद अब हम ये साइंटिफिक कंसेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं वर्क. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अ पर्सन इज राइडिंग अ हॉर्स. वो एक हॉर्स पे राइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना वो हॉर्स को मूव करने के लिए, और उसने उसने डिस्प्लेसमेंट को भी अचीव करा कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है. तो यहाँ पर वर्क डन होगा. ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी कार को पुश कर रहा है एंड ही इज मूविंग द कार फॉरवर्ड, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो फोर्स भी अप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट भी अकर हो रही है. ओके, इसके बाद हम इसमें वर्क डन के बारे में जितना हमने स्टडी किया, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? वर्क डन कब होता है? जब फोर्स अप्लाई होती है, साथ में डिस्प्लेसमेंट अकर हो रही है. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? यानी कोई डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से. तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें मिल गया. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? एफ इंटू एस. ठीक है, अब इसके बाद सपोज 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और 1 मीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन हो जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा. यूनिट क्या आएगी वर्क डन की? न्यूटन मीटर. तो वर्क डन की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर. ओके, तो
अगर हम वर्क डन की एसआई यूनिट को क्या बोल सकते हैं? एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। जब आप किसी का वेट मेजर करते हो तो यूनिट केजीज में आती है। लिक्विड की कैपेसिटी मेजर करते हो तो वो लीटर्स, मिलीलीटर्स, सेंटीलीटर्स इन सब में आती है। तो अगर आप वर्क डन मेजर करोगे तो वो न्यूटन मीटर में आएगा। बट अब वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का मतलब है कोई भी अगर वर्क डन हो रहा है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपकी एनर्जी लगेगी, और एनर्जी हमेशा हम किस में निकालते हैं? जूल्स में निकालते हैं। तो वर्क डन की एसआई यूनिट आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो या फिर जूल्स भी लिख सकते हो, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो हमें वर्क डन के बारे में इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, और उसने क्या किया, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, और उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 8 मीटर जितना डिस्टेंस जो है कवर कर लिया, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी। तो वर्क डन कितना किया उस ऑब्जेक्ट ने? तो वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? 7 न्यूटन। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 8 मीटर। तो आंसर कितना आ गया? 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 56 जूल्स। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन है। आपने जो पहली सिचुएशन अभी देखी उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट था और उसने जब डिस्टेंस कवर करा है वो इस डायरेक्शन में करा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, हम पुश कर रहे थे उस ऑब्जेक्ट को। सपोज देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग हियर, और उसने क्या किया, एक टॉय कार है टेबल पर रखी हुई, तो देयर इज अ टॉय कार, और वो क्या कर रही है, इस कार को ना एक धागे से अपनी तरफ खींच रही है। सपोज दिस इज द होल टेबल, तो इस धागे से उस कार को अपनी तरफ खींच रही है, सो कार विल मूव टुवर्ड्स द गर्ल। सो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, वो खींच रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम हियर। यहाँ से फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है। यहाँ पर फोर्स यहाँ से लग रही थी और ऑब्जेक्ट भी उधर आ रहा था। अब ये कौन सा केस है? पुल वाला केस है। ये कौन सा केस है? पुश वाला केस है। तो पुल वाले केस में वो डिस्टेंस जो है वो उल्टे डायरेक्शन में कवर कर रहा है। द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो डिस्टेंस आप क्या ले लेते हो? नेगेटिव ले लेते हो। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। नेगेटिव डिस्टेंस ले लिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमारी उतनी ही लग रही है चाहे किस भी डायरेक्शन में लगे। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो वर्क डन क्या होगा? माइनस एफ इंटू एस। दिस इज द वर्क डन। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। आपके पास क्वेश्चन है कि 15 kg का लगेज है, ठीक है, 15 kg का लगेज है, और एक पर्सन जो है इस 15 kg के लगेज को ग्राउंड से, ज़मीन से उठाता है और अपने सर पर रख लेता है, ठीक है। तो सपोज एक पर्सन है, इसने क्या किया, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को उठाया और अपने सर पर रख लिया, और अब यहाँ पर ये सर पर रखने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने? उसने कहा कि 1.5 मीटर अबव द अर्थ, कि ग्राउंड के 1.5 मीटर का के ऊपर जाकर उसने उस ऑब्जेक्ट को रखा है। तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है 1.5 मीटर डिस्टेंस, या उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1.5 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक गया वो ऑब्जेक्ट। फिर इन्होंने उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला आपने एक ही सीखा है अभी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स तो यहाँ पर नहीं दी हुई, बट फोर्स का एक फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, दैट इज मास इंटू एसेलरेशन। ओके, तो अब यहाँ पर हम मास इंटू एसेलरेशन लिख सकते हैं, बट जब भी एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड। अब वो पर्सन जिस भी स्पीड से उठा रहा है, ये पर्सन जिस भी स्पीड से उठा रहा है, या जितनी जैसे भी स्पीड चेंज हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है कि वो ग्रेविटी, ये जब उसको ऊपर लेकर जा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कांटेक्ट में था। जब भी कोई चीज़ हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करते हैं जिस चीज़ की, वहाँ पर ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला लगता है ना। तो वहाँ पर एसिलरेशन किसकी वजह से, यहाँ पर स्पीड में चेंज किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ से दूर होता जाएगा वो उस ऑब्जेक्ट को इजीली उठा पाएगा। जब भी आप किसी बैग को उठाते हो उसे नीचे से पकड़ना बहुत मुश्किल है,
फिर आप धीरे धीरे करके जब ऊपर लेकर आते हो तो वो उसे उठाना आसान हो जाता है, और फिर अपने सर पर लेकर जाना आसान रहता है उसे नीचे से पर्टिकुलरली उठाने के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पर है उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, बट किसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज होगी? उसकी स्पीड चेंज ग्रेविटी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे? जी। जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है ग्रेविटेशन में। तो आप फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है तो भी इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। ओके, अब वर्क डन क्या है? मास है 15 kg। अब यहाँ पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, कुछ लोग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू लो तो आप वो वाली लोगे। मैं इजी वाली वैल्यू ले रही हूँ 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.5। आंसर क्या आएगा? 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल्स। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। तो वर्क डन का जो हमारा कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। वर्क डन के कंसेप्ट में आपने सिर्फ यही चीज़ सीखनी थी। अब मैं इसका एक बेसिक सा रिकैप दे रही हूँ। वर्क डन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो बैठे बैठे एक जगह पे। वर्क डन में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और आपने कोई डिस्टेंस कवर किया हो। ठीक है, सपोज आप साइकिलिंग कर रहे हो तो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और फोर्स भी अप्लाई हो रही है। राइट, व्हेन यू आर मूविंग दैट साइकिल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब आप कार को मूव कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, सो फोर्स उसमें भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसमें भी हो रहा है, सो वर्क इज बीइंग डन देयर ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बट अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बैठ कर पढ़ रहे हो, नोट्स लेकर रहे हो, समझ रहे हो, सो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकेंड कंसेप्ट पर चैप्टर की, दैट इज एनर्जी। अब हम एनर्जी वाले कंसेप्ट पर आए हैं और इसको अब हम बहुत ही ज़्यादा आराम से समझेंगे। एनर्जी देखो अलग अलग तरीके की होती है। आपने सन से जो एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी जिसको कहते हैं, तो सोलर एनर्जी से आपको क्या क्या मिलता है? हीट और लाइट। तो सोलर एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। आपको हीट भी मिल रही है और आपको लाइट भी मिल रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं, आपके लाइट्स, फैंस, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन होते हैं। एक आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। सपोज आपने किसी फैन को ऑन करना है, ठीक है, फैन ऑन करना है, या फैन से भी हम इजी एग्जांपल लेते हैं। पहले हम बल्ब का एग्जांपल लेंगे, फैन वाले पे मैं धीरे धीरे आऊंगी। ठीक है, एक बल्ब जब चलता है, सो व्हेन द स्विच इज ऑन तो बल्ब ग्लो करता है। जब स्विच ऑफ होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। जब बल्ब ग्लो करता है तो कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है? एक तो हीट एनर्जी, दूसरी लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? बट ये कैसे आ रही है? एक स्विच ऑन करने से एक बल्ब जल गया और हीट और लाइट एनर्जी दे रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो जब हमारा स्विच ऑन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी वायर से फ्लो करनी शुरू होती है। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो बैटरी या सेल हम उसके अंदर डालते हैं सर्किट के अंदर, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये वायर्स में से फ्लो होते होते बल्ब के पास गई। बल्ब के पास जाते ही इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया हीट और लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो इन दोनों एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसकी वजह से आपका कोई अप्लायंस वर्क कर रहा है। अब वो वर्क किसी भी तरीके से कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपल एनर्जी वहीं की वहीं है, बट ये कन्वर्ट हो गई टू अदर फॉर्म्स में, हीट और लाइट। तो एनर्जी क्या, पहले तो हम इसको बोलेंगे, पहले एक इसका पॉइंट याद रखना है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी, इट रिमेन्स इंटैक्ट, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, एनर्जी नहीं, मतलब एनर्जी वहीं की वहीं है। ओके, एनर्जी इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम एनीथिंग। एनर्जी क्या होगी? सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी।
तो बट नहीं, यहां पर ऐसे लिखेंगे, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट energy can neither be created nor be destroyed. It just transforms from one form to the other. वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, बस इतना होता है एनर्जी का। इसे हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते। और अगर एनर्जी की डेफिनेशन आ गई तो हम बोलते क्या है, एनी ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्क डन अगर हो रहा है, डूइंग वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी। तो कहा जाता है कि कोई भी अगर काम कोई पर्सन कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या पोसेस करता है, उसके पास क्या है, उसके पास एनर्जी है। एनर्जी तभी होती है ना जब आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर वर्क डन नहीं कर पा रहे दैट मीन्स यू हैव नो एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन में आपको बस यही लिखना है। और एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बट हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओके, अब इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट क्या होता है। एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट हमारा कुछ इस तरीके से, सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपकी कार जो है बीच रास्ते पे रुक गई, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट पुश इट। तो आप इसको पुश करोगे, तो अब कोई पर्सन है वो अपनी कार को पुश कर रहा है, इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसमें। सो दिस पर्सन व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लूजिंग एनर्जी। ये पर्सन एनर्जी को लूज कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रही है, जो फोर्स लगा रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है। और जिस पर फोर्स लग रही है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है। सो दिस कार इज गेनिंग एनर्जी। ठीक है, और इस कार के पास एनर्जी आ रही है तो कार जो है वो मूव कर रही है। डिस्प्लेसमेंट, अब एनर्जी आ गई तो कार जो है, फोर्स लग रही है यहाँ पर, ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, इसकी फोर्स इसमें ट्रांसफर हो गई, तो फोर्स भी है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी अकर हो रही है, यानी वर्क डन हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो चुका है। अब एनर्जी की फॉर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। इस चैप्टर में हमने सिर्फ 2 एनर्जी के बारे में पढ़ना है, हीट लाइट वगैरह किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 एनर्जीज के बारे में पढ़ाऊंगी, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपके कुछ कुछ लाइन्स, कुछ कुछ टॉपिक्स चैप्टर के अगर अभी कवर नहीं है तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। मैं एक बेस के साथ लाइन टू लाइन एक चीज़ को समझा दूंगी, जो टॉपिक्स हैं सब कवर होंगे, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बेस कि आपको कहाँ से कौन सी लाइन से शुरू करूँ कि आप उस कंक्लूजन पर पहुँचो और आपको ईजिली समझ आए चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको याद हो तो आपने इसे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो अब हम समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बस इसकी सिंपल सी ये लाइन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ही इज सेड टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी पोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोसेस एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी है, विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको ना सीखते हैं और अच्छे तरीके से। काइनेटिक एनर्जी को हम इससे डिनोट करते हैं सिंबल एनर्जी और नीचे के का साइन, कि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक मतलब एनर्जी है, इसका मतलब वर्क डन कर रहा है, वो काम कर रहा है ना, वो तभी तो उसके पास एनर्जी है। और इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, एन ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एनर्जी है उसके पास। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, अगर वो मोशन में है। ठीक है, अब इसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी का हम बेसिकली फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि कैसे आया ये। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। एनर्जी और वर्क डन सेम चीजें होती हैं, डिफरेंस इज कि जितना आपने काम करा आपकी उतनी ही एनर्जी लग रही है, तो दोनों पर सेम फॉर्मूला लग सकता है। और काम कब होगा, जब आपने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुई है कोई। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स को याद करो तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद एस का क्या फॉर्मूला है? तो आपको अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद हो अगर, तो एस का फॉर्मूला था, ये था हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था। तो फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन रखेंगे और s की जगह हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ a से a कैंसिल, वर्क डन क्या आ जाएगा या काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? ये 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बच गया m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v का मतलब क्या था? v का मतलब था फाइनल स्पीड और u का मतलब क्या था? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। जो आपकी स्पीड स्टार्टिंग में है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो एट द एंड जाकर आपने अचीव करी वो फाइनल वेलोसिटी होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो वो रेस्ट वाली पोजीशन पे है, तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, बाद में वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसने जीरो से स्टार्ट करा है, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी उसके पास तब आएगी जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड को गेन कर लेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी के टाइम पर। तो वर्क डन तब क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है? जीरो। तो आंसर आ गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, बट जब आपके पास इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड अलग अलग हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, वरना अगर आपको एक ही स्पीड दिया, इसका मतलब फाइनल स्पीड की ही बात कर रहे हैं हम, तो इनिशियल स्पीड तब जीरो हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये आपका फॉर्मूला है, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दिया हुआ है 15 kg। वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, और कुछ हमें नहीं दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने के लिए इन्होंने बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 2 4, एंड देन आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 120 जूल्स। एनर्जी जूल्स में निकलती है ना, एनर्जी और वर्क डन सेम चीज है, तो 120 जूल्स इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमें निकालना है वर्क डन। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द वर्क टू बी डन। वर्क डन निकालो। अगर एक कार की वेलोसिटी जो थी ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर पर आवर से उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 50 किलोमीटर पर आवर बन गई, यानी वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, पर अब उसकी काइनेटिक एनर्जी 30 किलोमीटर पर आवर से मतलब जब उसकी स्पीड बढ़ गई 30 से 50, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अब हम वही निकालेंगे कि इधर से इधर तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, यानी इधर से इधर तक आने में कितनी एनर्जी हमारी लगी है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने हमें मास ऑफ द कार दिया हुआ है, दैट इज 1500 kgs। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो या वर्क डन फाइंड करो। ओके, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ होगा, बट हमें स्पीड किस में लेनी है? हमें स्पीड लेनी है मीटर पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि वर्क डन वाला फॉर्मूला याद करो, कैसे निकालते हो? न्यूटन मीटर में ही तो निकालते हो, जूल्स का मतलब न्यूटन मीटर होता है ना, तो ये किलोमीटर वाली यूनिट्स यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होता है, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 5/18, और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो डिवाइड द यूनिट बाय 5/18। तो 5/18 से आप यार डिवाइड करो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये करना होता है। तो हमारी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आ रहा है, इसमें 5/18 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 10 30, 3 6 18, 2 3 6, 2 5 10, 25/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी है यहाँ 60 इंटू 5/18, तो 6 10 60, 6 3 18, आंसर इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
मास कितना दिया हुआ था 1500 kg, v स्क्वायर यानी कि 50/3 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 25/3 का स्क्वायर। डन। अब इसके बाद आगे आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। हाफ इंटू 1500, अब ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, आप इंडिविजुअली स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, इंटू a माइनस बी। ठीक है। अब इसके बाद हाफ इंटू 1500, अब हम a प्लस बी अगर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा इधर 50 प्लस 25 यानी कि 75/3 और 50 माइनस 25 यानी कि 25/3। ओके। अब इसके बाद 3 5 ज़ा 15 00 एंड देन कम्स 2 2 50 ज़ा 250 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 7 3 5 ज़ा 50। ओके। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 25 is 625 एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 25 अगेन, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी कार की वो निकल के आएगी 156375 जूल्स। ये कब आई है काइनेटिक एनर्जी? जब कार जो है अपनी स्पीड को बढ़ा देती है 30 km/h से 60 km/h तक। ओके जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया उसके दो क्वेश्चंस भी हमने सीख लिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको पढ़ानी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पर है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन सो द एनर्जी इट पोसेस इज रेफर्ड टू एज पोटेंशियल एनर्जी। जब उसके पास एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके। अब इसके बाद हम इसकी मतलब यही डेफिनेशन है और यही आपको इसमें मेन याद करना था पोटेंशियल एनर्जी में। ओके। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब पर्टिकुलर हाइट पर है बट अभी भी वो रेस्ट पोजीशन पर ही है ना, यहाँ पहुंचकर वो रेस्ट पोजीशन पर है। जब वो मूव कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, उसके पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। धीरे धीरे करके उसने मूव करना शुरू किया, उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई और जब वो रुका तो कौन सी एनर्जी आ गई? अगेन पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके पास। अब एनर्जी जो है उसका तो एक ही फॉर्मूला हमने सीखा है भाई, वर्क डन के बराबर होती है एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट जब कोई ऑब्जेक्ट आप अर्थ ग्राउंड से के परपेंडिकुलर उठा रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट हम बेसिकली देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की अलग हाइट पर रखा है, हाइट 0 भी हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हाइट 0 है, बट अगर हमने एक पर्टिकुलर हाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा है, चाहे हाइट 0 या कोई दूसरी हाइट है, तो यहाँ पर वो अर्थ के कांटेक्ट में है, यानी जब हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ से हमने नीचे ऊपर उठाया, ऊपर रखा हुआ है अर्थ के उससे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस जो कवर हुआ है, इस डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं, तो mgh इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अब इसके बाद जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, हम उसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर था, ये बॉल थी, इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है अपनी रेस्ट पोजीशन छोड़कर मूव करना उसने शुरू करा, तो जब उसने मूव करना शुरू करा तो धीरे धीरे होगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। टोटल एनर्जी उसकी उतनी ही रहेगी। सपोज इसके पास एनर्जी कितनी थी? इसके पास 30 जूल्स की एनर्जी थी। अब यहाँ पर क्या होगा? बस 30 जूल्स में एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल कम होती चली जाएगी और काइनेटिक बढ़ती चली जाएगी। हम इसका एक शेड्यूल बनाकर भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। मैं शेड्यूल वैसे आपको बनाना है यहाँ पर ऐसे में चाहिए नहीं, बट सीख लेते हैं। ठीक है, कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ पर अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ मैं काइनेटिक लिख रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी पहले उसके पास 30 थी, काइनेटिक 0 थी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। अब सपोज उसने मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया तो अब वो उसके पास धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी गेन होगी और पोटेंशियल लूज होगी क्योंकि अब वो अपनी रेस्ट की पोजिशन छोड़ रहा है। तो सपोज उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 25, काइनेटिक हो गई 5, फिर धीरे धीरे काइनेटिक और बढ़ गई 10, यहाँ पर क्या आ गई 20, फिर काइनेटिक और बढ़ गई, काइनेटिक बढ़ के अब 20 हो गई बिल्कुल सीधा। अब जो पोटेंशियल है वो घटकर 10 हो जाएगी, अब ये बढ़कर 30 हो गई, पोटेंशियल 0 हो गई, यानी अब जो ऑब्जेक्ट पोटेंशियल बिल्कुल 0 यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल फुल स्पीड में मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को रुकना है, तो जब ऑब्जेक्ट को रुकना है तो पोटेंशियल जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और काइनेटिक घटनी शुरू हो जाएगी। तो काइनेटिक सपोज 20 हो गई, ये 10 हो गई, फिर काइनेटिक कितनी हो गई 5 हो गई, ये 25 हो गई, फिर काइनेटिक 0 हो गई और ये 30 हो गई, काइनेटिक 0 हो गई और ये 30 हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट अब बिल्कुल रुक चुका है टॉप पर जाकर और ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। अब उसके पास पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप एक इस टेबल में ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है बेसिकली, आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके देखो, इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है, ऐसे करके सारी सम निकाल कर देखो तो 30 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, बस वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है वन फॉर्म टू अनदर, बट जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी अब इस वाले केस में क्या थी, यहाँ पर तो दो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के पास है वो उतनी ही रहेगी, इट्स जस्ट कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन छोड़कर मोशन में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी धीरे धीरे, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, फिर जब वो रेस्ट पर पहुंचने वाला होगा तो काइनेटिक कम होती जाएगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, इससे सबको ईजिली समझ आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब है जो भी उस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू है, जैसे 300 आपने छोटी क्लासेस में वेरिएबल और कांस्टेंट तो सीखे हैं ना। कांस्टेंट जो चीज़ फिक्स रहती है 300 200 के बराबर नहीं है। वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 3 निकलती है, किसी क्वेश्चन में 4 निकलती है, पर 300 तो 300 रहता है ना, वो तो चेंज नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी वैल्यू हमें नंबर दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप सबको ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी के थे, जो कि मुझे करवाने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनर्जी निकालो एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी होगी अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, हाइट हमें दी हुई है 6 मीटर और जी हमें कहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। तो आपको तो तीनों चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी वाली दी है, तो आप निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, 10 इंटू 9.8 इंटू 6। यहाँ पर आपको g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 9.8 ही लेनी है, तो आप 10 नहीं ले सकते। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 98 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 588 जूल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास हमें दिया हुआ है 12 kg और उसको हमने क्या किया, एक सर्टेन हाइट पर ले आए, तो h इज द हाइट सपोज। ठीक है, फिर हमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट की, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh, पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की कितनी दी हुई है 480 जूल्स, यानी mgh कितना दिया हुआ है हमें 480। g की वैल्यू इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 10 लो, हाइट हमें नहीं पता, मास हमें पता है 12, और इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालने के लिए कहा है कि कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट है। तो अब ये 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई में थे, इन्हें डिवाइड में ले आए, 12 4 ज़ा 48, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये वाले क्वेश्चन हमारे डन है। अब हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के। ठीक है, और लेट अस बिगिन विद इट। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क।
मैंने बताया था जब भी किसी चीज़ के में रेट वर्ड टर्म याद आ जाए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो जब भी रेट आ जाए उस यूनिट को टाइम से डिवाइड कर दो। यहाँ पर दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। पर ये ऐसा ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया। अब इस टर्म का मतलब क्या है, रेट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? इसका मतलब होता है, मैंने कहा वर्क डन हो रहा है, का कोई काम मैंने कर लिया, वो भी उस वर्क डन यानी एनर्जी कितनी लग रही है बेसिकली, तो उसको भी 200 जूल्स एनर्जी लग रही है, दूसरे पर्सन की भी 200 जूल्स एनर्जी लग रही है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे। पर जब मैंने कहा कि उसने 200 जूल्स की एनर्जी लगाई है 10 मिनट में और दूसरे पर्सन ने 200 जूल्स की एनर्जी लगाई है 20 मिनट में, तो किसने ज़्यादा एनर्जी लगाई? जिसने कम टाइम में ये काम करा। ठीक है, तो यही रेट होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 घंटा, ठीक है, कि 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 घंटे में कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट टाइम। वर्क डन, इसे हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को और क्या बोल सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि टाइम की यूनिट के हिसाब से, अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि टाइम के हिसाब से कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम और क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो ये वर्क अपॉन टाइम इज नथिंग बट पावर। ओके, तो आपने पावर के बारे में पहले भी सीखा होगा। तो पावर का मतलब क्या है कि कितने टाइम में वर्क डन हुआ है। ओके, फिर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम ये निकालते हैं कि 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकेंड में, पर यूनिट में। पर यूनिट का मतलब है 1 यूनिट में, 1 यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ, इसी को ही हम पावर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन किस में निकल के आता है? जूल्स में। टाइम हमेशा हमें किस में लेना है? सेकेंड्स में लेना है। ओके, टाइम हमेशा किस में लोगे? सेकेंड्स में। तो पावर की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या बनेगी? वो बनेगी जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो पावर की यूनिट है ना, ये पावर के बारे में जो आइडिया था ये दिया था जेम्स वॉट ने। तो इन्होंने क्या करा, पावर की एसआई यूनिट, जैसे वर्क डन की एसआई यूनिट जूल्स होती है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे ही पावर की एसआई यूनिट इन्होंने क्या रख दी? वॉट। वॉट का मतलब जूल्स पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का बल्ब का मतलब क्या है? अब आपके पेरेंट्स जब बोले, इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में ये जो बल्ब है ये इतनी एनर्जी खा रहा है, यानी ये इतना वर्क डन कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? अब 1 किलोवाट एक यूनिट है। 1 किलोवाट जो है वो 1000 वॉट्स के बराबर है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000, और वॉट क्या होता है? जूल्स पर सेकेंड। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो बस हमारा ये आंसर आ गया 1 किलोवाट। अब इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को फिनिश करके, एक नहीं 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को फिनिश करके आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पावर दी हुई है, आपको कहा है कि 1 वॉट एनर्जी है और सॉरी 1 जूल्स की एनर्जी है और 1 सेकेंड लग रहा है, तो पावर कितनी निकल के आएगी? 1 वॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2 गर्ल्स हैं हमारे पास, एक गर्ल है ए और एक गर्ल है बी। दोनों का वेट हमें दिया हुआ है 400 न्यूटन, दोनों का वेट है। न्यूटन में क्यों दिया है वेट? हमने ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था ना, वेट और फोर्स एक ही चीज होती है ना। वेट क्या है? मास इंटू मास इंटू ग्रेविटी, और फोर्स क्या है? वो भी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक ही चीज है ना दोनों। दोनों का वेट हमें कहा है कि सेम है, और दोनों जो है 8 मीटर की रोप जो है उसे चढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 मीटर की रोप यहाँ पर चढ़ रहे हैं। तो फोर्स नहीं, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 मीटर्स, और ये भी 8 मीटर्स की रोप चढ़ रही है। तो हमारा वर्क डन क्या निकल के आएगा? वर्क डन या फिर एनर्जी दोनों में कितनी लग रही है? वर्क डन कितना है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वेट मैंने बताया था, फोर्स और वेट एक ही चीज होती है। तो 400 इंटू 8 कितना आ गया? 3200 न्यूटन, और इसके केस में भी 3200 न्यूटन। तो भाई वर्क डन दोनों का सेम है, दोनों की सेम एनर्जी लग रही है 3200 न्यूटन मीटर, और ये भी 3200
न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को जूल्स कहते हैं। हमें क्या कहा है, इन्होंने कहा है बट जो गर्ल ए है ना, इस रोप को चढ़ने में वर्क डन तो इतना ही कर रही है, मेहनत दोनों की सेम है, पर ये जो ए है ना, ये 20 सेकेंड लगा रही है और बी जो है वो 50 सेकेंड्स लगा रही है। तो बताओ दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो 3200 इसका वर्क डन है, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स में वो कर रही है, यानी 160, ये 1 यानी 160 वॉट इसकी पावर है। इसकी पावर क्या होगी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि 3200 अपॉन में 50, 5 6 30, 5 4 20, 64 वॉट। अब दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, गर्ल ए की पावर ज़्यादा है। अब दोनों क्या कहते हैं, दोनों सेम एनर्जी तो लगा रही है बेचारी, पर वो 20 सेकेंड के अंदर अंदर ये काम पूरा कर रही है, यानी वो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी लगा रही है और ये जो है 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी ही लगा पा रही है। तो पावर ऑफ गर्ल ए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ गर्ल बी। अब एक बॉय है जिसका मास हमें क्या दिया हुआ है 50 kg। अब वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है। टोटल कितनी सीढ़ियां हैं, नंबर ऑफ स्टेयर्स कितनी है, मैंने एन से डिनोट करूंगी। नंबर ऑफ स्टेयर्स है 45 स्टेप्स हैं और वो 9 सेकेंड के अंदर अंदर 45 सीढ़ियां चढ़ भी गया, तो टाइम टेकन कितना है 9 सेकेंड। फिर इन्होंने बोला है कि हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, 1 स्टेप की, यानी स्टेयर्स जो है स्टेप से बनी होती है ना, तो एक सीढ़ी की कितनी हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो ये एच हो गई। अब हाइट ऑफ, ये हाइट एच ऑफ 45 स्टेयर्स, 45 स्टेयर्स की हाइट क्या हो जाएगी, तो 45 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा 675 सेंटीमीटर की टोटल इतने सेंटीमीटर की सीढ़ियां हैं जो कि 9 सेकेंड्स में वो चढ़ गया। अब हमने हमेशा देखा है आंसर न्यूटन मीटर इन सब चीज़ों में निकाल रहे हैं, तो मीटर में निकालेंगे तो इसे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 6.75 मीटर की सीढ़ियां हैं जो वो 9 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा, वर्क डन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर वर्क डन नहीं दिया, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 6.75 कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है 9 सेकेंड्स। मास कितना है बॉय का 50 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कहा है 10 लेकर चलो, 6.75 अपॉन में 9, ओके। 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45, देन इट कम्स 3750। ओके नहीं, जीरो नहीं, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरोज आएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 675 वॉट इज द पावर। क्लियर, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपकी वीडियोज़ भी मैं बनाऊँ और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस फिनिश हो। आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।